हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की कक्षा 7वीं पाठ 2 हिमालय की बेटियां। तो बच्चों, हिमालय की बेटियां किसे कहा जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि हिमालय में क्या होता है। हिमालय में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत सारे वन होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हिमालय में पाई जाती हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं, हिमालय की बेटियां यानी कि वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हमारे लिए बहुत ही पूज्य होती हैं। हर एक नदी हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है ना। तो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उन सभी को कहा जा रहा है हिमालय की बेटियाँ। तो जिस तरह एक पिता जो होता है उसकी इतनी सारी बेटियां होती है और वो किस तरह से पिता अपनी बेटियों का पालन पोषण करता है, तो उसी तरह से जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्हें कहा जा रहा है हिमालय की बेटियां, जिसका बहुत ही सुंदर रूप यहाँ इस पाठ में दिया गया है लेखक के द्वारा। चलिए देखते क्या कहा जा रहा है इस पाठ में। तो प्रस्तुत लेख में कहा जा रहा है कि प्रस्तुत लेख में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है उनका वर्णन किया है। लेखक को दूर से नदियाँ शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। आपने देखा है कभी आसपास कोई नदी, तो कितनी वो शांत और बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल अपनी धुन में बहती जाती हैं, कल 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 बहती जाती हैं, तो अपने आप में खोई हुई लगती हैं, ऐसा लेखक को लगता है। लेकिन जब उसे हिमालय के कंधे पर चढ़ने का मौका जो है लगा, तब ये नदियाँ कुछ रूप में सामने आई। तो जब वो हिमालय से निकलती तो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उससे टकराती हुई इठलाती, बल खाती, शोर मचाती और बहुत ही विकराल रूप में जो वो नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। ऐसा लगता है कि कोई युवती है जो वो बहुत चंचल युवती है, तो बहुत उधम मचाती हुई और बस चली आ रही है। तो इसी रूप को यहाँ पर लेखक ने यहाँ वर्णन किया है कि जो है उनके सामने लेखक को ये आश्चर्य होता है कि गंगा, यमुना, सतलुज जैसी दुबली पतली जो नदियाँ हैं वो समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, है ना। कि जो छोटे छोटे कुंडों से निकलने वाली जो हिमालय से जो नदियाँ हैं वो विशाल मैदानों में आकर के इतनी विशाल कैसे हो जाती है, ये आश्चर्य होता है लेखक को। तो वे हंसना खिलखिलाना कैसे भूल जाती हैं जब वे हिमालय की पहाड़ियों से उतरती हैं। तो वे बहुत ही, उनका जो रूप होता है बहुत अलग होता है, बहुत विकराल सा होता है। वो बहुत ही ऐसा लगता है कोई जो युवती है वो बहुत हंसती खेलती इठलाती और चली आ रही है। तो लेखक यहाँ पर इसी बात से हैरान हो जाते हैं कि वो जब नदियाँ जब समतल मैदानों में आती हैं तो वह हंसना खिलखिलाना कैसे भूल जाती है मैदानों में आकर। तो लेखक हैरान है यह सोचकर कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं। हम सभी जानते हैं नदियाँ मिलके समुद्र में मिलती हैं, है ना। तो लेखक जो है वो अपनी कृति के अनुसार यहाँ पर उस अपनी भावना की रचना करते हुए लिख रहा है कि नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिन्हें ये पाने के लिए इतनी बेहाली और कल 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 बहती चली जा रही हैं। तो लेखक को बूढ़े हिमालय पर तरस आता है। जैसे एक पिता अपनी बेटी के दूर होने पर किस तरह अकेला हो जाता है, तो लेखक को यहाँ पर बूढ़े हिमालय पर तरस आता है। वह सोचता है कि बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट और अनियंत्रित बेटियों के कारण बहुत परेशान रहता होगा। जैसे एक बाप अपनी नटखट बच्ची के कारण परेशान रहता है, तो वैसे ही लेखक यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो एक जो हिमालय है ना, बूढ़ा हिमालय जो है वो अपनी अनियंत्रित बेटियों के कारण कितना परेशान रहता होगा। रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरवी, गंडक, कोसी आदि नदियाँ जो वह हिमालय की छोटी बड़ी बेटियाँ हैं। क्या है ये सब? कोई नदी छोटी है तो उसे छोटी बेटी कहा जा रहा है, कोई नदियाँ बड़ी है विशाल है तो उन्हें बड़ी बेटी कहा जा रहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो इतनी बड़ी नदियां हैं वो स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से एक एक बूंद न जाने कब से एकत्रित होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। क्या कहा जा रहा है कि हिमालय, जो दयालु हिमालय है, उसके दिल की एक एक बूंद जो है वो बनकर ये विशाल नदियां बनी हैं और ये सारी नदियां जो है वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वह समुद्र अवश्य ही सौभाग्यशाली होगा, है ना, क्योंकि सारी नदियाँ जो है वो समुद्र में जाके मिलती हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि वो समुद्र जो है अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा, जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिल रहा है। यानी कि जो नदियाँ हैं बलखाती इठलाती जाके समुद्र में मिलती हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह समुद्र जो है वो बहुत ही भाग्यशाली होगा जो जिसे इन नदियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
फिर वहाँ हिमालय को ससुर और समुद्र उसका दामाद कह रहे हैं। जो लेखक हैं वो हिमालय को ससुर कह रहे हैं और समुद्र को उनका दामाद कह रहे हैं, जिनसे जाकर के वो बेटियां उनकी मिल रही हैं। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि लेखक महाकवि कालिदास की चर्चा करते हुए कहता है कि उन्हें भी नदियों का सचेतक रूपक पसंद है। उसने काका कालेकर का जिक्र किया, जिन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। हम सभी जानते हैं नदियों को हम माता स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, है ना। तो नदियों को जो है लोक माता माना गया है। लेकिन लेखक सबसे पहले नदियों को बेटी के रूप में देखना जो है वो चाहता है, फिर उन्हें प्रेयसी के रूप में देखना चाहता है, और फिर उन्हें बहन का दर्जा देता है, और अंत में उन्हें पत्नी का दर्जा देता है समुद्र की, जो जाकर के समुद्र से मिलती है। तो बच्चों, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सुंदरता से लेखक ने यहाँ पर हिमालय की बेटियों नदियों के बारे में वर्णन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।